तो पिछली क्लास में हमने बात की थी बेटा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की। अब हमने देखा था कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है। आज हम उसके सेमाफोर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि उसको क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सेमाफोर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो हमारे पास क्या था, हम जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की हम बात करते हैं उसमें हमारे पास एन फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल जो लिया था वो 5 फिलोसफर्स का एग्जाम्पल लिया हुआ था, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या कहते हैं, P0, P1, P2, P3 और P4, ये आपके फिलोसफर्स हैं। और इनके साथ क्या होता है, चॉपस्टिक्स होते हैं, ठीक है। चॉपस्टिक्स या आप फॉर्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल है। तो 2 चॉपस्टिक्स या 2 फॉर्क होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहां पास राइस ऑफ बाउल होगा या कहना चाहिए नूडल्स का बाउल होगा। अब कोई भी फिलोसफर या तो क्या कर सकता है, थिंक करेगा, और अगर थिंक नहीं करता है तो उसको भूख लगती है और फिर नूडल या कहना चाहिए राइस जो है वो खाता है। लेकिन खाने के लिए वो 2 चॉपस्टिक्स का यूज करता है, ध्यान रखना, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। दिक्कत ये है कि हमारे पास टोटल अगर देखो 5 फिलोसफर्स हैं और टोटल चॉपस्टिक्स जो है 1 2 3 4 और 5, टोटल चॉपस्टिक 5 है, ठीक है। और किसी भी फिलोसफर को खाने के लिए 2 चॉपस्टिक्स या 2 फॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो दिक्कत ये आएगी, एक साथ अगर फिलोसफर सारे के सारे अगर नूडल्स खाने लगे या राइस खाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फॉर्क तो लिमिटेड है, चॉपस्टिक तो लिमिटेड है, ठीक है। 5 ही है और हर बंदे को 2 चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। कैसे ये सॉल्व होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है। सेमाफोर की मदद से कैसे सॉल्व होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो अब देखो बेटा, ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आपका क्या है, P0 फिलोसफर है। देखो ये P0 फिलोसफर, एक फिलोसफर ये हो गया, दूसरा फिलोसफर ये है, ये P2, ये P3, ये P4। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पिछले क्लास के वीडियो में आप देख सकते हो, हमने डिस्कस किया हुआ है कि हर फिलोसफर को खाने के लिए, ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो खाने के लिए क्या चाहिए, 2 आपको चॉपस्टिक्स या फॉर्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ शेयर्ड क्या हो रहा है, शेयरिंग क्या है, तो आप देखो तो जो ये फॉर्क्स हैं या ये चॉपस्टिक्स जो भी बोल लो, ये आपके शेयर्ड हो रहे हैं, ये आपके शेयर्ड हो रहे हैं। तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं ये आपका F0 फॉर्क है, ठीक है। लेफ्ट P0 के लेफ्ट में F0 फॉर्क है और राइट में आपका F1 है, ठीक है। वैसे ही P1 के लेफ्ट में आपका F1 हो गया, तो आपका फॉर्क 2 जो हो जाएगा उसके राइट में हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो फॉर्क 2 आपका यहां हो गया, तो ये आपका फॉर्क 2 हो गया। वैसे ही ये आपका फॉर्क 3 हो गया और ये आपका फॉर्क 4 हो गया, ठीक। अब अगर मान लो P0 को अगर ईटिंग करनी है तो P0 को कौन कौन से फॉर्क की जरूरत पड़ेगी, F0 और F1 की जरूरत पड़ेगी। ये निकालना मैंने आपको पिछले बार एल्गोरिथम से सिखाया हुआ था, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे बाइनरी सेमाफोर की तरह, बाइनरी सेमाफोर का यूज करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां हमारे पास सीधी सी बात है, 5 सेमाफोर लेने पड़ेंगे। 5 सेमाफोर क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पास कितने, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बाइनरी सेमाफोर की मदद से हम करेंगे, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी सेमाफोर की या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। चलिए अच्छी बात है। तो मैं एक एरे मान लेता हूं, ठीक है। और एरे में मैंने क्या ले लिया कि डायनेमिक सेमाफोर या तो डीएस ले लो या सिंपल सेमाफोर के लिए एस ले लो और एस ऑफ आई ले लो, ठीक है, एस ऑफ आई। अब ये आपका एरे बन गया, ठीक है। और जो एरे होगा वो कितने का कलेक्शन होगा, 5 सेमाफोर का कलेक्शन होगा। टोटल कितने कलेक्शन होंगे, 5 सेमाफोर का कलेक्शन। तो आपका ये जो कलेक्शन हो गया वो टोटल कितने का कलेक्शन हो गया, 5 सेमाफोर का कलेक्शन हो गया, ठीक है। अब 5 सेमाफोर का कलेक्शन हो गया तो ये क्या होगा, एक कहलाएगा पहला मान लो S0, तो देखो ये आपका कहलाएगा S0, फिर होगा S1, फिर होगा S2, फिर होगा S3। जस्ट अ मिनट, हमने लिया S ऑफ आई, ठीक है। और S ऑफ आई में अगर आप देखो तो S ऑफ आई में आपने यहां पास S ऑफ आई 5 सेमाफोर के टर्म में लिया हुआ है, तो आपके पास हो गया S0, S1, S2, S3
और S4, ठीक है, 5 सेमाफोर हो गए, ठीक है। और आप जो फॉर्क का नाम दे दो, ये F0 हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका F3 हो गया और ये आपका F4 हो गया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, हो क्या रहा है, अगर हम देखें तो चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें हमारे कैसे कैसे वर्क करेंगी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, हमने पिछली बार ये एल्गोरिथम को देखा था वॉइड फिलोसफर, वॉइड, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था वाइल ट्रू, इट मीन से वाइल का लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप है, ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू रहेगी, जितने बार आप चाहोगे इसको यूज कर सकते हो। तो देखो, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में क्या होता है, फिलोसफर या तो थिंक करता है या तो ईट करता है। अगर जब थिंकिंग करता है तो ईट नहीं करता है, और जब ईट करता है तो थिंक नहीं करता है, एक बार में एक ही काम करता है, ठीक है। दिक्कत हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्क लिमिटेड है, 5 ही फॉर्क हैं या 5 ही चॉपस्टिक्स हैं, ठीक है। और एक बंदे को 2 चॉपस्टिक्स या फॉर्क चाहिए, तभी वो ईट कर पाएगा। तो बट ऑब्वियसली रेसिंग कंडीशन आ जाएगी, जैसे कि देखो, अगर F0 की बात करूं मैं, इस F0 की, ठीक है, तो यहां देखो, इस F0 की अगर मैं बात करूं तो इसको कौन कौन ले सकता है, P0 एक्वायर कर सकता है, P4। F4 की बात करें तो P4 शेयर कर रहा है, P3, ठीक है। और F3 की बात करें तो P2 शेयर कर रहा है, P3। और F2 की बात करें तो P1 शेयर कर रहा है और P2। अगर F1 की बात करें तो P0 शेयर कर रहा है और P1। बट ऑब्वियस है, तो एक एक फॉर्क दो दो के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बंदा उस फॉर्क को या एक फिलोसफर उस फॉर्क को यूज कर रहा होगा तो दूसरे को बट ऑब्वियस वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो, और जब को ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हो तो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज वे में आपका सॉल्यूशन आए। तो चलिए, अच्छी बात है। तो जब हम बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व किससे कर रहे हैं, बाइनरी सेमाफोर से। बाइनरी सेमाफोर में सेमाफोर की वैल्यू या तो 0 होती है या तो 1 होती है। यहां हमारे पास रिसोर्सेज कितने, 5 हैं, तो मैंने इसलिए एस ऑफ आई लिया, टोटल 5 रिसोर्सेज के लिए। तो S0, S1, S2, S3, S4 है। देखो, टोटल 5 रिसोर्सेज हो गए, लेकिन वैल्यू 0 या 1 ही होगी, ठीक है। अब देखो, जब भी मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है, जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है, तो अगर यहां देखो, ये आपका जो कहलाएगा, यहां ये दोनों जो पोर्शन है, अगर मैं आपको बताऊं, ये दोनों पोर्शन आपका कहलाएगा एंट्री कंडीशन। कैसे कहलाएगा अभी देखेंगे। ये आपका कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन, और ये दोनों पोर्शन आपके एग्जिट है, ये आपके एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर किसी को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, मतलब ईट करना है, तो क्या होगा, तो समझते हैं। अगर ईट करना है तो कैसे होगा, कैसे करेगा काम, देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो बाइनरी सेमाफोर की हम बात करें, तो हमको क्या करना पड़ता है, डाउन ऑपरेशन या वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है जब हम क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। और अब कब जा पाता है, जब सेमाफोर की वैल्यू 1 अगर होती है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाते हो, ठीक है। और जैसे ही आप 1 हुई तो क्रिटिकल सेक्शन में गए, और 1 को फिर आप 0 कर देते हो, ठीक है। तो दूसरा बंदा फिर क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर नहीं कर पाता है। तो बट ऑब्वियसली मैं इनिशियली S0 को 1 मान लेता हूं, S1 को 1 मान लेता हूं, S2 को 1 मान लेता हूं, S3 को 1 मान लेता हूं, S4 को भी 1 मान लेता हूं। सबकी इनिशियल वैल्यू 1 1 1 1 लेके मैं चल रहा हूं, सबकी इनिशियल वैल्यू 1 लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, मतलब ईट कर सकता है। अगर मैं बात करूं ईट करने की, तो कोई भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाके ईट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी सबकी वैल्यू 1 ले ली। अब ध्यान रखना, डाउन या वेट ऑपरेशन तभी काम करता है, तभी आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाने देता है जब S की वैल्यू 1 होती है, और जो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है 1 को 0 कर देता है। सबसे पहले P0 जो था प्लस पर, वो थिंक करता है, थिंक करने के बाद वो थक जाता है। अब बोलता है मुझे तो ईट करना है, तो P0 प्रोसेस ईट करने जाएगा। तो क्या करेगा, ये समझ लो, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, एक हो गया राइट, ठीक है। तो उसको 2 फॉर्क की जरूरत पड़ेगी, P0 को 2 फॉर्क की जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट में F0 की जरूरत पड़ेगी और राइट में F1 की जरूरत पड़ेगी। तो F0 को कौन बिलोंग कर रहा है सेमाफोर में, S0, ठीक है। और राइट में कौन बिलोंग कर रहा है, S1, ठीक है। दोनों ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्क ले सकता है। तो देखो, फॉर्क लेने जाएगा तो क्या होगा, तो देखो यहां जब जाएगा तो वेट, वेट टेक फॉर्क S ऑफ आई। अब P0 है तो S ऑफ आई मतलब S ऑफ 0, तो उसको फॉर्क मिल जाएगा S0। उसको कौन सा फॉर्क चाहिए, उसको फॉर्क चाहिए S0, ठीक है। अभी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा हम देखेंगे, अभी उसको S0 फॉर्क चाहिए। और फिर उसका राइट फॉर्क किससे आता है, इससे लेफ्ट आता है, इससे आप लेफ्ट फॉर्क निकालते हो, और इससे राइट। तो टेक फॉर्क S ऑफ आई प्लस 1, आई प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 और परसेंट ऑफ n।
एन का मतलब क्या हुआ, अगर हम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, एन का मतलब क्या हुआ, एन मतलब यहाँ कितने फिलोसफर की हम बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 5 हो गया, बट ऑब्वियस n इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो n तो यहाँ आपका 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ 0 + 1 1% ऑफ 5, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो P0 को लेफ्ट में S0 चाहिए और राइट में S1 चाहिए। अगर P0 ईट करना चाहता है तो उसको S0 और S1 का कॉम्बिनेशन चाहिए। वैसे ही अगर P1 की बात करो तो क्या चाहिए, देखो तो P1 को टेक फॉर्क, अभी मैं ईट में नहीं जा रहा हूं ना, मैं क्रिटिकल सेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं कि किसको कौन कौन सा फॉर्क चाहिए तो ईट कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो P0 को S0 चाहिए और S1 चाहिए, ठीक है, तो P0 को आपका S0 मिल गया और S1 मिल गया, ठीक है। अब जब P1 चाहिए होगा, P1 को कौन सा फॉर्क चाहिए होगा, तो देखो S of I चाहिए होगा, S of I मतलब P1 मतलब S1 चाहिए होगा, तो देखो S1 जो इसका राइट है इसका लेफ्ट है P1 का, यहाँ देखो P1 का लेफ्ट F1 है, ठीक है, और यहाँ P0 का राइट F1 है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको एक्वायर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन P1 को क्या क्या चाहिए, S1 और फिर 1 + 1 2 और 2 मॉडुलर डिवीजन 5 करोगे तो आएगा 2, तो S1 और S2 चाहिए। अब P2 को देखो, P2 को कौन कौन सा चाहिए होगा, तो सीधी सी बात है S2 और 2 + 1 3% n, 3% 5 तो 3, तो S2 और S3 चाहिए। P3 को क्या चाहिए, 3 और 3 + 1 4% 5 S4 चाहिए, ठीक है। P4 को क्या चाहिए, SI मतलब S4 और 4 + 1 5 और %5 सर्कुलर अरेंजमेंट होता है इसका, ये जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो 5% 5 रिमाइंडर 0, तो इसको चाहिए होगा 0, ठीक है, S4 और S0। तो अगर आप देखोगे तो जो P1 को चाहिए वो P0 को भी कहीं ना कहीं चाहिए, जो P2 को चाहिए वो P1 को भी कहीं ना कहीं चाहिए, एक एक जो रिसोर्सेस हैं वो शेयर्ड है, ठीक है। P3 का एक रिसोर्स S3 देखो P2 के साथ शेयर्ड है, P4 का एक रिसोर्स S4 के P3 के साथ शेयर्ड है, तो सबके एक एक रिसोर्स जो है वो आपके शेयर्ड है, ठीक है। तो अगर P0 को ईट करना है तो उसको S0 और S1 चाहिए, P1 को ईट करना है तो उसको S1 और S2 चाहिए, P2 को ईट करना है तो S2 और S3 चाहिए, P3 को ईट करना है तो S3 और S4 चाहिए, P4 को ईट करना है तो S4 और S0 चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है, ये फंडा क्लियर है, यस और नो बोलना है बच्चे, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, ये बात मुझे समझ में आ गई, तो ठीक है भाई, ये बात मुझे क्लियर हो गई। तो हमारे पास S of I है और I की वैल्यू हम यहाँ 5 ले रहे हैं, ठीक है। क्यों 5 ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, 5 ही हैं, तो 5 की हम बात करेंगे, तो S0 या S0 से लेकर S1 S2 S3 S4 की हम बात करेंगे, चलिए अच्छी बात। अब बेटा P0 बोलता है मुझे ईट करना है, थिंकिंग कर लिया मैंने, ईट करना है, तो बोले एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको, तो बोले ठीक है करता हूं एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई, ये मान के चलता हूं मैं, एक क्रिटिकल सेक्शन है जहां हम ईट कर रहे हैं, ठीक है, एक क्रिटिकल सेक्शन, चलो ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो P0 को पहले वाले प्रोसेस से टेक फॉर्क SI, तो S0 लेगा और ले लेगा S1, तो देखो सबकी इनिशियल वैल्यू पहले 1 रख रहा हूं मैं, सबकी इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। अब सबकी इनिशियल वैल्यू मैंने 1 ले ली, जब टेक फॉर्क SI तो P0 ने पहले लिया S0, ठीक है, S0 को एक्वायर किया, मतलब आप समझो S0 को एक्वायर करना मतलब यहां अगर फॉर्क नंबर से देखो तो F0 है, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये आपका F4 है, ठीक है। अब सेमाफोर में हम इसको रिसोर्स ही बोल रहे हैं, रिसोर्स ही शेयर होते हैं ना, तो S0 एक्वायर करना मतलब F0 को एक्वायर करना, F0 को एक्वायर करना, तो ये क्या करेगा, F0 को एक्वायर करके 1 को 0 कर देगा। वेट में होता क्या है, वेट में क्या होता है, जैसे ही अगर आपने लॉक एक्वायर किया, क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर किया, या आपने वेट ऑपरेशन फायर किया, तो वेट ऑपरेशन फायर करने के बाद 1 के बाद आप 0 कर देते हो, तो 1 के बाद 0 हो गया, 1 है मतलब कंडीशन क्या है, आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में आप एंटर कर सकते हो, तो 1 को इसने 0 कर दिया। फिर ये बोलेगा S of 0 + 1% n, मतलब 1% n, S1 को एक्वायर करना मतलब P1 F1 को एक्वायर करेगा, S1 यहां से एक्वायर किया मतलब F1 एक्वायर हुआ, और ये 1 को 0 कर देगा, ए ईट में चला गया, तो यहां आप देखोगे तो P0 ईट में है,
P0 आपका ईट में हो गया। ये पहले केस की मैं बात कर रहा हूं, एक एक केस को आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो केस 1 हमने समझा और इसमें हमने देखा कि हमारा जो P0 है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्क एम्प्टी थे। अगर दोनों फोर्क आपके अवेलेबल थे, दोनों फोर्क अवेलेबल थे, तो उसने अपना नूडल या जो भी राइस है वो खाना चालू कर दिया, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, और ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये लेफ्ट था आपका और ये आपका राइट था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बेटा क्या हुआ, P0 तो अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ईट कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। P1 आता है, P1 बोलेगा मुझे भी एक्वायर करना है, मुझे भी एक्वायर करना है, मैं भी ईट करना चाहता हूं। मैं कहना चाहिए थिंक करके थक गया हूं, अब ईट करना चाहता हूं। चलिए, अच्छी बात है। P1 बोलेगा इस लाइन से उसको भी वेट कॉल करना पड़ेगा, और वेट कॉल करना पड़ेगा तो सबसे पहले S(1) को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन S(1) जो है ऑलरेडी जीरो है, ऑलरेडी जीरो है। तो देखो P1 तो ब्लॉक हो गया, P1 तो ब्लॉक हो गया, वेट करता रहेगा। P1 ब्लॉक, P1 कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। देख लो P1 कंप्लीटली क्यों ब्लॉक्ड है, यही वो लूप घूमता रहेगा, इसका लूप यही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? S1 तो ब्लॉक्ड है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, S1 कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो अभी केवल P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में है। P2 बोलेगा मुझे भी भूख लग गई, थिंक कर करके थक गया हूं, थिंक करके थक गया हूं। तो बोले ठीक है भाई, खा लो, अच्छी बात है, ईट कर लो। तो बोलेगा मुझे S2 एक्वायर करना है, तो चलो टेक फॉर्क S2, P2 है तो S2 आएगा। S2 एक्वायर करना का मतलब आप समझ रहे होगे, F2 को एक्वायर करना, तो 1 को 0 कर दिया उसने, 1 था इसलिए वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद 0 + 1% n, ठीक है, 0 + 1% n, इसका मतलब 2 + 1 हुआ 3% n। तो इसने S3 को भी 1 से 0 किया, S3 को भी 1 से क्या कर दिया, 0। ठीक है, और S2 और S3 एक्वायर कर लिया, मतलब अगर आप देखो तो F2 और F3 एक्वायर कर लिया। F2 F3 एक्वायर करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, उसको जब S2 S3 एक्वायर हो गया तो ईट कर सकता है। तो P2 देखोगे तो P2 भी ईट कर रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आ सकता है कि सर आपने अभी तक बताया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन, जिसमें आपने बताया था क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक ही प्रोसेस जा सकता है, लेकिन यहाँ P2 भी आ गया। तो स्पेशल केसेस पॉसिबल हैं जहां हम रिसोर्स की बात करते हैं, वहां एक से ज्यादा कहना चाहिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं अगर रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ये हुआ, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अगर रियल मीनिंग हम देख रहे हैं तो क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक हो, ये तो सही है ही, लेकिन अगर S2 को एक्वायर करके रखा हुआ है या S1 को एक्वायर करके रखा हुआ है तो दूसरा S1 एक्वायर नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो ये समझ लो आप, इसका स्पेशल केस है जहां एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं, बिकॉज जो रिसोर्स है वो शेयर नहीं हो रहा है, बिकॉज रिसोर्स शेयर नहीं है। क्योंकि P2 के पास जो रिसोर्स हैं अगर आप देखो वो S2 और S3 हैं, और P0 के पास S0 S1 है, इन दोनों का आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑपरेटिव प्रोसेस नहीं है, इसलिए जा सकते हैं बेटा स्पेशल केस। तो P2 तो चला गया, P2 चला गया। P3 बोलेगा मुझे भी थिंकिंग के बाद ईट करना है, थिंक कर चुका मैं, चलिए अच्छी बात है। P3 आता है, P3 बोलता है मुझे S3 चाहिए, तो यहाँ S3 मिलेगा उसको, लेकिन S3 का देखेगा तो 0 हो चुका है, तो ये भी लूप में फंस जाएगा, ये भी लूप में फंस गया, P3 भी लूप में फंस गया। देखो आप, P3 भी लूप में फंस गया, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। P4 बोलता है मुझे तो चाहिए, मेरे को क्या कहते हैं, मुझे भी कहना चाहिए एक्वायर करना है, ईट करना है, चलो अच्छी बात है। तो P4 बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले उसको S4 चाहिए, तो 4 से देखो यहाँ टेक फॉर्क SI, I मतलब 4, तो P4 यहां देखिएगा S4 1 है तो 0 कर दिया इसने, S4 तो मिल गया, S4 तो मिल गया। जैसे ही आगे बढ़ेगा 4 + 1 5, 5% 5, तो 5% 5 का मतलब कितना हुआ, या 5 mod n भी हो सकता है, तो 5 mod n या 5% 5 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब S0 को एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो S0 तो ऑलरेडी 0 है, S0 तो ऑलरेडी 0 है, 0 है, तो यहां इस लूप में फंसा रहेगा। P4 यहां फंसा रहेगा, देखो P4 यहां फंसा रहेगा, और जो आपका P1 है वो यहां फंसा है, और जो P3 है वो यहां फंसा हुआ है। P1 और P3 ऊपर वाले में फंस गए
और P4। तो एक बार में आपके दो P0 और P2 जो थे वो ईट कर सकते हैं, एक बार में दो ईट कर सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्शन के। बिना कॉन्फ्लिक्शन के क्यों बिना कॉन्फ्लिक्शन के ईट कर पा रहे हैं बेटा? क्योंकि वो आपस में कोई रिसोर्सेज शेयर नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका पहला केस है, बड़ा ही सिंपल सा केस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? किसी को कोई डाउट है यहां तो पूछ सकते हैं, बोले बच्चे। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब बेटा मैं दूसरे केस की बात, तो चलो ये बात मुझे समझ में आ गई कि हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि क्या कहते हैं, मेरे पास प्रोसेस था तो अब कहना चाहिए वेट हो गया। अब मैं दूसरा केस अगर मैं बताऊं तो दूसरा केस ये है कि अगर आप कोई प्रोसेस दूसरा जो है वो अपने आप को रिलीज करेगा तो कैसे रिलीज करेगा, समझते हैं। चलो ठीक है, तो दूसरा भी सिंपल केस की हम बात करते हैं। सारे केसेस हम देखेंगे, बड़े आराम आराम से समझते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है, और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उससे आपके गेट तक के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब मैंने बोला बेटा कि अब हमारे पास क्या है, F0 ले लो। ठीक है, ये हो गया F0, ये आपका F1, ये आपका F2, ये आपका F3, ये फॉर्क मान लो या चॉपस्टिक मान लो, और ये F4 मान लो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हमारा बाइनरी सेमाफोर वाला ही है। ठीक है, तो हम बाइनरी सेमाफोर का सॉल्यूशन मानते हैं। और फिर से मैंने बोला कि हमारे पास SI कितना होगा, 5 होगा, I की वैल्यू 5 है। तो कौन कौन से होंगे, S0, फिर मैं बोलूंगा S1, S2, S3, S4। ठीक है, तो S0, S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब यहां पास क्या हो गया, यहां सबके पास वैल्यू है 1 1 1, इनिशियली 1 मान के चल रहे हैं। 1 मान के चलेंगे तभी उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा या ईट करने के लिए फॉर्क अवेलेबल मिलेगा, इसलिए 1 लेके चल रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक बात समझ में आ। अब जैसे कि P0 है, ठीक है, P0 आता है सबसे पहले बोलता है मुझे ईट करना है, थिंकिंग कर लिया मैंने, तो वेट वो क्या करेगा, S0 एक्वायर कर लिया। इस लाइन से देखो S0 एक्वायर हो गया, क्योंकि I की वैल्यू 0, तो S0 एक्वायर हुआ मतलब F0 मिल गया। और उसके बाद यहाँ 0+1, 1% 5, n की वैल्यू 5 है, तो 1% 5 मतलब 1, S1 भी मिल गया। तो S0 और S1 उसने एक्वायर कर लिया, तो 1 की वैल्यू 0 हो गई और ये भी 1 की वैल्यू 0 हो गई। अब जब P1 आता है, ये मान लो क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ P0 आ चुका है, अब P1 आता है तो P1 को तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही वो S1 एक्वायर करने जाएगा यहाँ से, वेट उसको भी रन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या करेगा, P1 तो है वो वेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ I की वैल्यू 1 है, S1 में देखेगा 0 पड़ा हुआ है तो वेट करेगा। वो लूप घूमता रहेगा, या तो ट्रैप में चला जाएगा अगर बिजी वेटिंग है, या तो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, विदाउट बिजी वेटिंग के केस में। ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, आप ऑलरेडी वीडियोस देख सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए अब P0 बोलता है कि कोई ना, मैंने अपनी रिसोर्सेस एग्जीक्यूट कर लिया, सिंपल सी बात है, मैंने ईट कर लिया, पेट भर गया मेरा, अब मैं क्या करूंगा, मैं बाहर आता हूं। बाहर आएगा तो बट ऑब्वियसली 2 ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे उसको। सिग्नल पुट फॉर्क SI, तो SI क्या करता है, सिग्नल क्या करता है, सिग्नल क्या कर देता है, 0 को कर देता है 1, बट ऑब्वियस है आपका अप ऑपरेशन है तो 0 को कर देगा 1। ठीक है, तो कौन कौन से 0 को, पहले S0 को 1 करेगा, I की वैल्यू 0 है, तो S1 को S0 को 1 किया, उसके बाद 0+1, अब इसको भी उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और P0 जो है वो बाहर आ गया, थिंकिंग मोड में चला गया। P0 अब थिंकिंग मोड में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन यूज नहीं कर रहा, कुछ खा नहीं रहा है, मतलब वो अब वो थिंक कर रहा है, तो P0 बाहर आया। वैसे ही P1 एक्टिव हो जाएगा, और P1 का यहाँ पास S1 जो है, अब देखो 1 हो चुका है, 1 को 0 करेगा और S1 एक्वायर कर लेगा, और 1+1 2, 2% n कितना होता है, 2% 5 मतलब 2, तो S2 मतलब वो F1 और F2 एक्वायर करके वो भी ईट करने लगेगा, मतलब वो अब क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, ऐसी ही हमारी प्रोसीजर होती है कि सिग्नल करके ही वो आप क्या करते हैं, बाहर आ सकते हो। यही होता है हमारे सेमाफोर में, सिग्नल करके हम बाहर आते हैं। तो हम बाइनरी सेमाफोर के केस की बात कर रहे हैं, तो या तो 1 या 0 की वैल्यू की बात हो रही है, तो जब सिग्नल करेंगे तो 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा, सीधी बात। ठीक है, और यहां देखो जब वो ईट करने जाएगा तो बट S2 को भी इसने 0 कर दिया, तो S1 S2 इसने एक्वायर कर लिया। तो अब कोई दूसरा प्रोसेस S1 S2 को एक्वायर नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है, जब तक कि P1 S1 S2 को रिलीज ना कर दे सिग्नल को कॉल करके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? एक एक स्टेप चलेंगे बेटा,
समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बोले बच्चे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलना है। सर यहाँ पे जो दो सिग्नल वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी एटॉमिक ही होंगी ना? बट ऑब्वियस है एटॉमिक ही ऑपरेशन है, लेकिन क्या है, एक केवल एक पूरा का पूरा ऑपरेशन एटॉमिक है। यहां से आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं उस पर। कॉन्टेक्स्ट स्विच पॉसिबल है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, ये एटॉमिक नहीं है, ध्यान रखना। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, चिप बेस्ड एम्बेडेड कर देते थे। यहां इसको आप बोल सकते हो ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है, इसके बाद ये दूसरा हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसमें। एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक नहीं है, ध्यान रखना। कहीं भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। अभी मैं आगे दिक्कत की बात कर रहा हूं, कहीं भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है नहीं है? बोलो। तो अब अगला केस बात करते हैं, कहां ये फेल हो जाएगा। अगले केस की बात करते हैं, केस 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। केस 3 की जो मैं बात कर रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। अब जैसे इसने बोला ना कि सर ये एटॉमिक है क्या, लेकिन बेटा ये तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, एटॉमिक कैसे हो सकता है? एक लाइन के बाद ये लाइन मान लो एग्जीक्यूट होगी तो ऑलरेडी एटॉमिक है ही। इस लाइन को मैं एटॉमिक बोलूं ना बोलूं एटॉमिक है ही, लेकिन दूसरे लाइन की गारंटी नहीं है। इस सिग्नल के बाद ये एग्जीक्यूट हो जरूरी नहीं है, इस वेट के बाद ये एग्जीक्यूट हो जरूरी नहीं है। तो केस 3 बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा। अब मैं फिर से मान लेता हूं कि हमारे पास ये आपका फॉर्क हो गया 0 वाला, ये हो गया फॉर्क 1 वाला, ये हो गया फॉर्क 2 वाला, ये फॉर्क 3, ये आपका फॉर्क 4, ठीक है। चलिए बच्चे, अब बच्चे होता क्या है कि अब हमारे पास यहां हम ले लेते हैं एस ऑफ आई, और एस ऑफ आई मतलब 5 वैल्यूज हमको लेने हैं, तो S2, S3 और S4 तक हम लेते हैं। अब इसने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं उसी पे आ रहा था, केस 3 पे। अब हुआ क्या, P0 बोलता है, P0 ने बोला कि भाई मुझे भूख लग गई, तो बोले ठीक है, थिंक कर लिया उसने, और इस लाइन पे P0 आता है, समझते चलना, इस लाइन पे P0 आता है। P0 ने बोला चलो ठीक है, और सबसे पहले इनिशियल वैल्यू इनकी 1 1 1 कर दो बेटा, ठीक है। अब P0 ने बोला कि मैं आऊंगा और मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैं ईट करने जाना चाहता हूं, तो चलो ठीक है, वेट ऑपरेशन रन करिए, आप ईट करना चाहते हो तो। उसने किया टेक फॉर्क एस ऑफ आई, एस ऑफ 0 मतलब मैं फॉर्क कौन सा लेना चाहता हूं, 0 वाला, F0 वाला, तो S0 को इनेबल करना पड़ेगा, तो S0 इनेबल हो गया, तो इसने 1 को किया 0, ठीक है, 1 को किया 0। अगली बात, मतलब उसने लेफ्ट वाले को तो 0 कर दिया, चलिए अच्छी बात, लेफ्ट वाला 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ, ए हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो पीसीबी में इंफॉर्मेशन सेव हो गई कि ये वाला पर्टिकुलर वेट जो है वो चल चुका है, ध्यान रखना, ये वाला पर्टिकुलर वेट चल चुका है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ठीक है। तो P0 के पास S0 पड़ा हुआ है, ठीक है, P0 के पास S0 पड़ा हुआ है, चलिए अच्छी बात। P1 आता है, P1 बोलता है मुझे भी ना भूख लगी हुई है, ठीक है, तो बोले ठीक है वेट को कॉल कर लो आप, तो ये वेट को कॉल करता है टेक फॉर्क एस ऑफ आई, तो P1 मतलब एस ऑफ 1, ये 1 को 0 करता है और फॉर्क 1 एक्वायर कर लेता है, ठीक है। जैसे ही फॉर्क 1 एक्वायर करता है, ये भी हो जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, चलो अच्छी बात है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, तो अब इसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, मतलब उसके पीसीबी में इंफॉर्मेशन सेव हो गई, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होना था लेकिन हो नहीं पाया। P2 आता है, बोले भूख लगी है मुझे भी, थिंक कर चुका मैं, मुझे भी भूख लगी है, तो बोले ठीक है वेट को आप कॉल कर लीजिए, तो वेट को कॉल किया। अब बोलेगा टेक फॉर्क एस ऑफ आई, एस ऑफ 2, ठीक है, तो एस ऑफ 2, ठीक है, एस ऑफ 2, 1 को ये 0 कर देता है, ठीक है, 1 को 0 कर देता है उसने, और एस ऑफ 2 को एक्वायर कर लेता है, मतलब फॉर्क 2 को एक्वायर कर लेता है, लेकिन 2 फॉर्क चाहिए। जैसे ही दूसरे फॉर्क को एक्वायर करने जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया P2 भी, बोले अच्छी बात है, चलो ठीक है। P3 आता है, बोले भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। P3 बोलता है कि चलो ठीक है वेट को कॉल करो, वेट को कॉल करेगा। जब P3 वेट को कॉल करेगा तो समझने की कोशिश करते हैं, P3 ने जैसे ही वेट को कॉल किया, ठीक है, तो एस ऑफ 3, ठीक है, एस ऑफ 3, तो 1 को 0 करता है और एस ऑफ 3 को एक्वायर कर लेता है, मतलब फॉर्क 3 को एक्वायर कर लिया इसने,
और जैसे ही दूसरा उसको जो राइट फॉर्क चाहिए, केवल लेफ्ट फॉर्क एक्वायर कर रहे हैं, ध्यान रखना, केवल लेफ्ट फॉर्क एक्वायर कर रहे हैं और राइट फॉर्क एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही लेफ्ट फॉर्क एक्वायर हुआ वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। P4 आता है, बोलता है मुझे भी भूख लग गई, बोले ठीक है आप भी वेट को कॉल कीजिए, और यहां पास आता है S4, तो उसने 1 को 0 किया और S4 को एक्वायर कर लिया, मतलब F4 को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो देखो किसी भी मोमेंट पे कॉन्टेक्स्ट स्विच पॉसिबल है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि P0 के पास एक फॉर्क है, ठीक है, अगर आप देखो P1 के पास एक फॉर्क है लेफ्ट वाला, P0 के पास भी लेफ्ट वाला है, P2 के पास भी लेफ्ट वाला है, P3 के पास भी लेफ्ट फॉर्क है, P4 के पास भी लेफ्ट फॉर्क है, लेकिन किसी के पास भी राइट फॉर्क नहीं है। अब अगर मान लो P0 को मौका भी मिल जाता है, तो P0 जब इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा, P0 को मौका मिला और इसको एग्जीक्यूट करेगा, बोलेगा 0 + 1, 1 वाला उसको चाहिए, 1% n मतलब 1% 5, तो 1, तो 1 वाला तो 0 है, तो यहां वेट करेगा, ठीक है। P2 बोलेगा मुझे 3 वाला चाहिए, तो 2 + 1 3, वो यहां फिर 2 यहां वेट करेगा, P2 भी, P3 भी यहां वेट करेगा, P4 भी यहां वेट करेगा, P4 भी यहां वेट करेगा। इसका मतलब एवरी प्रोसेस इज वेटिंग, एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेस, और वो साथ में क्या करके रखे, एक प्रोसेस को होल्ड, एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब हर प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जो दूसरे प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है, और दूसरा प्रोसेस उस प्रोसेस का वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये तो आपका कहना चाहिए इंडेफिनिट स्टारवेशन हो गया। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक में हम पढ़ेंगे, डेडलॉक आगे हम पढ़ने वाले हैं, डेडलॉक में हम पढ़ेंगे। डेडलॉक में क्या होता है बेटा, डेडलॉक में जो कहना चाहिए वो डिले होता है, इनफाइनाइट टाइम का डिले है। मतलब यहाँ एक प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है जो दूसरे को जरूरत है, और जो दूसरे ने होल्ड करके रखा हुआ वो P0 को जरूरत है, तो वो भी क्या करेगा, वो वेट करता रहेगा कि मुझे ये वाला प्रोसेस मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं, P0 बोलेगा मुझे S1 मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। तो एक कौन सी कंडीशन आ रही है, डेडलॉक की कंडीशन आ रही है। तो डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में जब हम बाइनरी सेमाफोर के थ्रू सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उस केस में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें डेडलॉक की कंडीशन आ जाए, डेडलॉक की कंडीशन आ जाए, जिससे कि सारे रिसोर्सेज जो हो जाएंगे वो ब्लॉक्ड स्टेट में चले जाएंगे, बिकॉज एक एक रिसोर्सेस प्रोसेसेस ने रिसोर्स कहना चाहिए फिलोसफर्स ने या प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है, और दूसरा जो रिसोर्स है उसका वो वेट कर रहा है जिसको दूसरे ने होल्ड करके रखा है। अब कोई प्रोसेस जो है वो बोलेगा कि मुझे अगर वो मिल जाता, जो प्रोसेस के जो रिसोर्स की मैं वेट कर रहा हूं, तो मैं एग्जीक्यूट हो जाता, और दूसरा प्रोसेस सोचेगा अगर मुझे मिल जाता तो मैं एग्जीक्यूट हो जाता। तो ऐसी कंडीशन आ गई जहां एक रिसोर्स मेरे पास है और दूसरा जिसका वेट कर रहा हूं दूसरे के पास है, और जो मेरे पास है उसका वो वेट कर रहा है, जो उसके पास है उसका मैं वेट कर रहा हूं। दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड डेडलॉक। डेडलॉक की कंडीशन में फंस गए, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे तो बाइनरी सेमाफोर की कंडीशन के बाद भी आप फेल हो रहे हो, बिकॉज रिसोर्स एलोकेशन कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जा रहा है। आपके पास राइट के पूरे रिसोर्सेस खाली हैं, अगर आप देखो पूरे रिसोर्सेस खाली हैं, तो भी कोई भी बंदा खा नहीं पा रहा है, कोई भी फिलोसफर खा नहीं पा रहा है। ये केस 3 था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलना है बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप देखो, इस पर भी मैं वापस फिर से आऊंगा, ठीक है। अब अगर आप देखो इसका सॉल्यूशन की हम बात करें, तो मैं अब केस 4 की बात कर रहा हूं, अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक। अब क्या करो, केस 4 में हम ऐसा कर सकते हैं प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन में, अगर आप डेडलॉक से बचना चाहते हो, डेडलॉक से बचना चाहते हो, तो एक तरीका है मेरे पास, ठीक है। क्या तरीका है, देखो केस 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तरीका ये हम अपना सकते हैं बेटा कि जैसे मान लो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, P0 आता है S0 को एक्वायर करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। P1 आता है S1 को एक्वायर करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। P2 आता है S2 को एक्वायर करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है। P3 आता है S3 को एक्वायर करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक प्रोसेस के लिए, जैसे P4 के लिए हम क्या करें, ये जो वेट है यहां देखो, पहला वेट ये चल रहा है, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला वेट चल रहा है। हम ऐसा कर दें कि किसी एक प्रोसेस के लिए दूसरे को पहला कर दें और पहले को दूसरा कर दें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ये S0 को पहले एक्वायर करें और फिर S4 को एक्वायर करें। समझो मेरी बात, मतलब P4 जो हो
वो पहले राइट वाले को एक्वायर करे फिर लेफ्ट वाले को एक्वायर करे, तो देखो आपका डेडलॉक का कंडीशन नहीं फटेगा, डेडलॉक में नहीं जाएगा, तब डेडलॉक में नहीं जाएगा। देखना क्यों, तब समझना क्यों, समझ मैं बताता हूं आपको। हाँ, मेरा कंडीशन समझो फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं, P0 फिर से स्टक हो गया, ठीक है। क्यों स्टक बोलना गलत है, P0 ने पहले S0 लिया और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, P1 S1 लेता है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, P2 S2 लेता है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, P3 S3 लेता है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूं कि P4 को हम क्या करें, जो P4 है हमारा, जस्ट अ मिनट, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि P0 ने S0 लिया, P1 ने S1 लिया, P2 ने S2 लिया, P3 ने S3 लिया, मतलब यहां लेफ्ट ले लेते हैं और राइट, ठीक है। तो P0 P1 P2 P3 ने लेफ्ट ले लिया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि P4 के केस में क्या करें, ये जो आपका दूसरा जो कंडीशन है इसको हम बना दे पहला, और ये जो पहला है इसको हम फर्स्ट वाले को सेकंड बना दे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, होगा क्या फायदा हमें, अब देखो ये सबसे पहले P4 क्या करेगा, राइट को एक्वायर करेगा, मतलब S0 को, और फिर उसके बाद S4 को एक्वायर करना चाहेगा, ठीक है। तो P4 के केस में आएगा तो पहले ये वाला चलेगा, मैं एल्गोरिथम में चेंज कर सकता हूं ना, ये तो एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग में आप चेंज कर दो, सिंपल सी का प्रोग्राम है, आप चेंज कर दो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लो। तो P4 के लिए लास्ट प्रोसेस के लिए मैं ऐसा कर दूं कि ये पहले चले, अगर ये पहले चलेगा तो देखो 4 + 1 5, 5% 5 0 बोलेगा, S0 चाहिए मुझे, और यहां देखो मेरे पास है S0 S1 S2 S3 S4। अब अगर आप देखो तो ये 1 से 0 हो चुका है, 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 आप देखो, क्योंकि देखो P0 ने S0 ले लिया तो 1 से 0 कर दिया, P1 ने S1 तो 1 से 0 कर दिया, P2 ने S2 1 से 0 कर दिया, P3 ने S3 तो 1 से 0 कर दिया, ठीक है। S4 अभी 1 है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो किसको मांगेगा, किसको डिमांड करेगा, S0 को। जैसे ही S0 को डिमांड करेगा यही ये स्टक हो जाएगा, यही ये ट्रैप हो जाएगा, यही ये बार बार चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि S0 0 है, तो ये क्या होगा, ये लूप में ट्रैप हो जाएगा। जैसे ही लूप में ट्रैप हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मुझे समझ में आई बात, कि जो P4 है वो ब्लॉक हो गया, देखो P4 ब्लॉक हो गया, और P4 के ब्लॉक होने से फायदा क्या हुआ, S4 जो था वो S4 अभी भी देखो 1 ही है, S4 अभी भी 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे फायदा क्या होगा, अभी डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, P3 एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि P3 के पास S3 है, और S4 अभी भी देखो 1 है, S4 आपका अभी भी 1 है, तो P3 क्या करेगा, S3 और S4 को लेके एग्जीक्यूशन कर सकता है, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, पहले क्या हो जा रहा था कि पूरे के पूरे फंस गए थे, अब यहां फंस नहीं रहे, एक बंदे को P3 को मिल गया, P3 को S3 और S4 मिल जाएगा, क्योंकि S4 अभी भी 1 पे है। तो P3 ने क्या किया, S3 और S4 को लिया और इसको 0 किया S4 को, और जब ये इसका पूरा का पूरा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये दोनों को बंद कर देगा, ये दोनों को बंद कर देगा, और उसके बाद फिर P2 के लिए मौका आ जाएगा, ऐसे ही फिर P1 के लिए मौका आ जाएगा, और फिर P0 के लिए मौका आ जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप डेडलॉक में तो नहीं फंसोगे, डिले होगा लेकिन डेडलॉक नहीं होगा। अगर आपने जस्ट लास्ट वाले प्रोसेस के लिए रिसोर्सेस लेफ्ट राइट को अगर आप स्वैप कर देते हो, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो आप डेडलॉक की कंडीशन में नहीं स्टक होते हैं, डेडलॉक में नहीं फंसते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बच्चे। यस सर। ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगली बात करें, ठीक है, ये तो हमारे रियल टाइम सॉल्यूशन थे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहां मैंने यही बताया हुआ है कि सेमाफोर का सेमाफोर सॉल्यूशन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के लिए कैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ चॉपस्टिक की वैल्यू 5 ले ली, ये जो अरे लिया हुआ है, तो मैं आगे के जो कहना चाहिए पीपीटीज हैं उसमें इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और सबको इनिशियलाइज 1 से करना है, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इनिशियली ऑल द चॉपस्टिक्स और फॉर्क्स आर अवेलेबल, ठीक है, इसलिए उनको मैंने 1 कर दिया बेटा, ठीक है। आगे बात करें, यही एल्गोरिथम मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, और कैसे प्रोसेस सिलेक्शन हो रहा है ये मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो देखो टोटल अगर आप देखोगे तो आप इतने तरीके से डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो। मैं डेडलॉक की जो कंडीशन बताई उनको अवॉइड करने के 4 तरीके हैं आपको, ये 4 तरीके हैं, जिसमें से देखो यहां मैंने लास्ट वाला तरीका आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वन फिलोसफर पिक्स अप हर राइट चॉपस्टिक फर्स्ट एंड देन लेफ्ट चॉपस्टिक, रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ एनी फिलोसफर, कोई भी एक का लेफ्ट राइट स्वैप कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है।
दूसरा, आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो कि एक काम, कि कोई भी फिलोसफर तभी, किसी भी फिलोसफर को तभी आप अलाउ करोगे, किसी भी फिलोसफर को ईटिंग के लिए तभी आप अलाउ करोगे जब दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो, तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी। दोनों ही चॉपस्टिक अवेलेबल हो तो भी डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी, या तो ये दोनों कंडीशन भी आप अलाउ कर सकते हो। ये जो है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। क्यों प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि हमने मान के चला था हमारे पास 5 फॉर्क है, लेकिन इस कंडीशन में ये बोल रहा है अलाउ एट मोस्ट 4 फिलोसफर टू बी सिटिंग साइमल्टेनियसली एट द टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बार में केवल 4 को ही अलाउ करो और 5वां जो चॉपस्टिक्स है उसको फ्री रखो। ठीक है, एक बार में 4 को अलाउ करो और 5वें वाले को आप फ्री रखो। जब 5वें वाले को फ्री रखोगे तो बट ऑब्वियस है कोई ना कोई जो बंदा रहेगा उसको 5वां अवेलेबल हो सकता है। अब जब 5वां अवेलेबल हो जाएगा तो डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अगला ये बोला हुआ है अलाउ 6 चॉपस्टिक टू बी यूज साइमल्टेनियसली एट द टेबल। 5 के बदले 6 चॉपस्टिक रख दो, तो 5 तो हो ही गए थे। अब जो 6वां होगा वो अवेलेबल रहेगा हमेशा। अब जब अवेलेबल रहेगा तो एक ना एक बंदा ऐसा होगा जिसको चॉपस्टिक मिल जाएगा दोनों, और जैसे ही वो अपना फिर फ्री करेगा दूसरे को मिल जाएगा, फिर दूसरे को जैसे ही फ्री करेंगे फिर नेक्स्ट वाले को मिल जाएगा। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं, ये फर्स्ट 2, ये आपके फंडामेंटल सॉल्यूशन। फंडामेंटल सॉल्यूशंस मतलब देखा जाए तो हमारे उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपके कैसे हैं? एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि मैं बात ही किसकी कर रहा हूं, 5 फॉर्क की या 5 चॉपस्टिक की। तब जब 5 फॉर्क या 5 चॉपस्टिक्स हैं तो उसमें सॉल्यूशन क्या होगा? हम पहला कंडीशन तो ये रखें कि जब तक दोनों फॉर्क लेफ्ट राइट अवेलेबल ना हो, ठीक है, लेफ्ट राइट अवेलेबल ना हो, तब तक हम उसको अलाउ ही ना करें, पिकिंग करने के लिए अलाउ ही ना करें। दूसरा, एक जो फिलोसफर है उसके बस सीक्वेंस को क्या कर दो, स्वैप कर दो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बट ऑब्वियस चेंजेस इन होल्ड एंड वेट कंडीशन में जो दूसरा वाला वेट है उसको पहला बना दो उसके लिए, ठीक है, और पहले वाले वेट को दूसरा बना दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो ये डिटेल सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है वो मैंने यहां समझाया हुआ है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, कि कैसे कैसे पिक करेंगे, कौन कौन सा चॉपस्टिक पिक हो रहा है, फिर कौन सा केस होगा, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया यहां आपको रिटन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर इसका कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन हम बोलें तो क्या है, तो कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? द फिलोसफर इज इंस्ट्रक्टेड टू थिंक टिल द लेफ्ट फॉर्क इज अवेलेबल। ठीक है, व्हेन इट इज अवेलेबल होल्ड इट। ठीक है, फिलोसफर को कब तक थिंक करना है? ठीक है, जब तक कि उसका लेफ्ट फॉर्क अवेलेबल है। जैसे ही लेफ्ट फॉर्क अवेलेबल होता है उसको होल्ड कर ले। ठीक है, फिर उसको कब तक थिंक करना है? जब तक कि राइट फॉर्क अवेलेबल ना हो जाए। जैसे ही राइट फॉर्क अवेलेबल हो जाए होल्ड कर ले। ठीक है, और फिर फिलोसफर को कब इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ईट करने के लिए? जब दोनों फॉर्क अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? राइट फॉर्क को पहले डाउन करेगा, देन पुट द लेफ्ट फॉर्क डाउन नेक्स्ट। ठीक है, रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा कुछ प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं, एक तरीका हो गया कि कैसे हम फॉर्क को चूज करते हैं, कैसे फॉर्क को डाउन करते हैं, कौन कौन से केसेस आते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। थैंक यू।